वोक से जिहाद तक कट्टरपंथ फैलाने में सोशल मीडिया की भूमिका। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। वोक विचारधारा, जो कभी सामाजिक न्याय के नाम पर शुरू हुई थी, अब सोशल मीडिया के द्वारा जिहादी प्रोपेगंडा को बढ़ावा देने का जरिया बन चुकी है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन विश्वविद्यालय कैंपसों में व्याप्त यहूदी विरोधी भावना पर लगातार नकेल कस रहा है और हमास समर्थकों और तथाकथित आतंकवादी कार्यकर्ताओं के विशाल नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है। इस बीच भारत में पहलगाम हमलों के बाद कार्यान्वित ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में देश भर में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध दिखाई नहीं देता, लेकिन करीब से देखने पर एक साझा पहलू सामने आता है। जिहादी आख्यानों का सशक्तिकरण, कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथ और आतंकवाद की लीपापोती करने और उन्हें बढ़ावा देने वाले आख्यानों का सामान्यीकरण और तेज प्रचार प्रसार सीधा वोकिज्म से जुड़ा हुआ है। आज के समय में हमें वोक वामपंथी तंत्र के जहरीले विमर्श और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट तंत्र द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगंडा का एक खतरनाक समन्वय देखने को मिलता है। वोकिज्म ने प्रगतिशील उदारवादियों और कट्टरपंथी चरमपंथियों के बीच एक ऐसे गठबंधन को संभव बनाया है जिसकी कभी कल्पना भी करना मुश्किल था। इसने धार्मिक रूप से प्रेरित आतंकवाद की क्रूरता और कट्टरता को आत्मनिर्णय, न्याय और स्वायत्तता की भाषा में पुनः ब्रांड करने का काम किया है। यह बेहद चिंता की बात है कि अब आतंकवाद से सहानुभूति रखना और उसे बढ़ावा देना भी समाज के एक हिस्से द्वारा नेक काम की तरह दिखाया और बताया जा रहा है। और तो और आतंकवाद को जलवायु परिवर्तन, लैंगिक अधिकार, पहचान की राजनीति और सेक्सुअलिटी जैसे मुद्दों के साथ जोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया अपनी व्यापक पहुंच और शक्तिशाली प्रभाव के साथ वोकिज्म की आड़ में जिहादी आख्यानों को फैलाने का सबसे नया साधन बन गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अब आतंकवादी संगठनों द्वारा अभूतपूर्व वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। एक तरफ एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिहादी संदेशों के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक सॉफ्ट पावर प्रोपेगंडा मशीन के रूप में हो रहा है। इस लेख में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में जिहादी कथाओं को फैलाने के लिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे वोकिज्म ने सोशल मीडिया को कट्टरपंथ फैलाने के एक शक्तिशाली माध्यम में बदल दिया है। सोशल मीडिया की आड़ में देशद्रोह। राष्ट्रीय सुरक्षा को सोशल मीडिया से होने वाले खतरों को लेकर बहस भारत में फिर से तेज हो गई है। इस चर्चा ने सबसे ज्यादा जोर तब पकड़ा जब ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 33 वर्षीय यूट्यूबर कथित तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में आई थी, जिस अधिकारी को अब भारत सरकार द्वारा निष्कासित कर दिया गया है और कम से कम 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी थी। रिपोर्टों के अनुसार मल्होत्रा ने स्नैपचैट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों को राष्ट्र विरोधी जानकारी देने की बात कबूल की है। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि मल्होत्रा को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के सदस्यों से बातचीत कर रही थी। सुना जा रहा है कि उसके 3 मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा में कॉल लॉग, चैट ट्रांसक्रिप्ट, वित्तीय रिकॉर्ड और वीडियो साक्ष्य शामिल हैं, जो उसे 4 पाकिस्तानी एजेंटों से जोड़ते हैं। उस पर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से समझौता करने के लिए भारतीय न्याय संहिता और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान के साथ मल्होत्रा की गठजोड़ शायद उसकी संदिग्ध देश विरोधी गतिविधियों का एक नमूना मात्र है।
अब चीन और बांग्लादेश के साथ उसके संभावित संबंधों के सबूत भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की यात्रा करने के अलावा मल्होत्रा ने कथित तौर पर बांग्लादेश वीजा के लिए भी आवेदन किया था। अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने बांग्लादेश उच्चायोग को प्रस्तुत ज्योति मल्होत्रा के वीजा आवेदन को एक्सेस कर लिया है। हालांकि वीजा आवेदन की सटीक तारीख स्पष्ट नहीं है। मीडिया सूत्रों के अनुसार वीजा के फॉर्म संभवतः 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमलों के बाद में ही भरे गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मल्होत्रा ने हमले से ठीक 3 महीने पहले जनवरी 2025 में पहलगाम का दौरा भी किया था। सब सबूतों को जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी शेष पॉल वैद ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या यह महज संयोग है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश, संभवतः आईएसआई का व्यक्ति, के जाल में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जनवरी 2025 में पहलगाम आई थी? वह कथित तौर पर आईएसआई संचालकों को संवेदनशील जानकारी दे रही थी। हमारी खुफिया सेवाएं आमतौर पर पाकिस्तान, चीन और अब बांग्लादेश जैसे दुश्मन देशों में या उनके उच्चायोगों में अक्सर जाने वालों पर नजर रखती हैं। धीरे धीरे यह बात स्पष्ट हो रही है कि सोशल मीडिया विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए एक मददगार साधन तो है ही, साथ ही वह इन गतिविधियों पर पर्दा डालने वाले मुखौटे के रूप में भी काम करता है। अधिकारी ज्योति मल्होत्रा केस की इस एंगल से जांच कर रहे हैं कि उसके यूट्यूब चैनल की भारत विरोधी अभियान में भला क्या भूमिका रही होगी। हालांकि एक नागरिक के रूप में क्लासिफाइड सैन्य खुफिया जानकारी तक ज्योति मल्होत्रा की पहुंच नहीं होगी, लेकिन भारत के संवेदनशील और दूरदराज के इलाकों में उसकी व्यापक यात्रा के चलते इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि शायद ज्योति मल्होत्रा ने विदेशी संचालकों के साथ उपयोगी रणनीतिक जानकारी साझा की हो। दुश्मन खुफिया एजेंसियां मल्होत्रा जैसे लोगों का इस्तेमाल संभावित लक्ष्यों की टोह लेने के लिए आसानी से कर सकती हैं। इसलिए यह बेहद चिंताजनक है कि उसने भारत भर में कई उच्च सुरक्षा वाले धार्मिक स्थलों का दौरा किया, जिसमें पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और महाकुंभ शामिल हैं। ज्योति मल्होत्रा का मामला आतंकवाद की विचारधारा के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की संदिग्ध भूमिका के भयावह खतरे को भी उजागर करता है। यह इस ओर भी संकेत करता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल शायद एक टूलकिट की तरह किया जा रहा है आतंकवादी योजनाएं बनाने और चलाने के लिए, और वह भी ऐसे पैमाने पर जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। मल्होत्रा के अलावा पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी जांच में कम से कम 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी पर बारीकी से पता चलता है कि उत्तर भारत में स्थानीय ऑपरेटिव्स की भर्ती के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा के कैथल के 25 वर्षीय देवेंद्र सिंह को सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह 2024 में एक तीर्थयात्रा के दौरान पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में आया और उसके बाद भी उनसे संवाद करता रहा। उस पर एक छावनी क्षेत्र की बाहर से तस्वीरें लेने और उन्हें साझा करने का भी आरोप है। हरियाणा के नूंह के एक अन्य व्यक्ति अरमान ने कथित तौर पर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी के माध्यम से पाकिस्तान को सैन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरोपी कुछ समय से संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। वोकिज्म कैसे भारत के युवाओं को कट्टरपंथी एजेंडे के लिए तैयार कर रहा है। ऊपर उल्लेखित मामलों में सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तानी अधिकारियों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर भारतीय 20 से 30 से 35 के बीच की उम्र के युवा वयस्क हैं। जल्दी पैसा कमाने के लालच से आगे बढ़कर यह सवाल जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी गहरी वजहें हैं
जिनके चलते आज का युवा वर्ग कट्टरपंथ की ओर इतना जल्दी आकर्षित और प्रभावित हो रहा है। इसका प्रमुख कारण वोकिज्म की विचारधारा है, जो आतंक सहानुभूति और आतंक प्रचार को सामान्य एवं तर्कसंगत ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कई मामलों में इनका महिमा मंडन भी करती है। वोकिज्म कई प्रभावशाली माध्यमों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवी संस्थानों, मीडिया, पॉप संस्कृति और विशेष रूप से सोशल मीडिया के जरिए अपना यह जाल बुनता है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह जहरीला विमर्श आम जनता तक पहुंचता है, जिससे मनोवैज्ञानिक हेरफेर और वैचारिक ब्रेनवॉशिंग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलता है। इसी जहरीले विमर्श के चलते आइवी लीग जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में कई भारतीय छात्र हमास की गतिविधियों को परोक्ष रूप से जायज ठहराने की कोशिश करते हैं और इजराइल को एक क्रूर अत्याचारी के रूप में पेश करते हैं, यहाँ तक कि अपनी खुद की पढ़ाई और करियर तक को खतरे में डाल लेते हैं। सोशल मीडिया इजरायली कंपनियों और संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान करने वाले वोक भारतीयों के लिए एजेंडा निर्धारित करता है, जो यहूदी विरोधी भावना और हमास जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा यहूदियों पर की जाने वाली निरंतर हिंसा को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में लेखक राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन बताते हैं कि कैसे प्रतिष्ठित पश्चिमी विश्वविद्यालय भारत को तोड़ने वाली ताकतों के निरंतर पनपने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। पुस्तक में इस बात की भी आलोचना की गई है कि कैसे प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों ने अमेरिकी ब्रांड के वोकिज्म को आंख मूंद कर आयात किया है, खासकर एकेडेमिया के माध्यम से। लेखक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि कैसे मानविकी और सामाजिक विज्ञान शिक्षा और शोध भारत और हिंदुओं को निशाना बनाने वाले सॉफ्ट प्रोपेगेंडा के चैनल बन गए हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज जूनियर पार्टनर नामक अध्याय में विस्तृत उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी के कितने अध्यापक ऐसे शोध और शैक्षणिक हितों को आगे बढ़ाते हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। अध्याय में इस बात के प्रमाण दिए गए हैं कि कैसे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रमुख अध्यापक, जिनमें एक पूर्व कुलपति भी शामिल हैं, नियमित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का महिमा मंडन करते हैं, हिंदूफोबिया के अस्तित्व को नकारते हुए इसे हिंदू उत्पीड़न कॉम्प्लेक्स कहते हैं और कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनों के साथ साथ भारतीय स्टेट के खिलाफ हुए माओवादी विद्रोह की भी प्रशंसा करते हैं। शिक्षा जगत के माध्यम से आयातित वोकिज्म युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए वैचारिक आधार तैयार करता है, जो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में फैल जाता है। आतंकवादी नेटवर्क और उनके समर्थक भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्तियों को शिकार बनाने के लिए इस डिजिटल मीडिया तंत्र का फायदा उठाते हैं। ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जांचकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए आतंकवादी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक नए तरीके का खुलासा किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे मैजिक लैंटर्न टैक्टिक का नाम दिया है। इस रणनीति में हैंडलर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करते हैं और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। जो व्यक्ति भावनात्मक समर्थन या तीव्र जुनून जैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए लक्ष्य बनाया जाता है। सोशल मीडिया, आतंकवाद का प्रवेश द्वार। ऑनलाइन कट्टरपंथ का खतरा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। इनेट न्यूज के एक लेख में यूरोप में टिकटॉक जिहाद की खतरनाक घटना पर प्रकाश डाला गया है। लेख में ऑस्ट्रिया में 2024 में हुई 2 किशोरों की गिरफ्तारी का हवाला दिया गया है, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी और वियना में टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट में आतंकी हमले की योजना बनाई थी। हालांकि हमले को नाकाम कर दिया गया था,
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रियाई किशोर एक ऐसे कॉन्सर्ट पर इतने जटिल और खतरनाक हमले की योजना बनाने में शामिल थे, जिसमें दसियों हजार लोग सम्मिलित हुए थे। इन तथ्यों ने यूरोप में ऑनलाइन कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेष रूप से टिकटॉक, का उपयोग युवा व्यक्तियों को कट्टरपंथी इस्लामिस्ट विचारधाराओं में ब्रेनवॉश करने के लिए तेजी से किया जा रहा है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसने पूरे यूरोप में जिहादी हमलों को नए सिरे से बढ़ावा दिया है। अकेले 2024 में कम से कम 6 आतंकवादी हमले हुए हैं और सुरक्षा और खुफिया सेवाओं द्वारा 20 से अधिक योजनाबद्ध हमलों को नाकाम कर दिया गया है। ऑनलाइन कट्टरपंथ में देखी गई वृद्धि की वजह से पश्चिमी लोकतंत्रों में लोन वुल्फ हमलों में भी खासा इजाफा देखा गया है। ये हमले ज्यादातर ऐसे कट्टरपंथी लोगों द्वारा किए जाते हैं जो किसी आतंकवादी संगठन से सीधे जुड़े नहीं होते, बल्कि अकेले ही काम करते हैं। लोन वुल्फ हमलों को रोकना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये आमतौर पर उन सामान्य मानकों में नहीं आते जिनसे पहले से पहचान की जा सके। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किए गए एक अध्ययन में पश्चिम में लोन वुल्फ हमला करने वालों की संख्या में वृद्धि को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पश्चिमी देशों में हुए घातक आतंकवादी हमलों में से 93% वारदातों को अकेले हमलावरों द्वारा अंजाम दिया गया। 2024 में यूरोप में ईसिस से जुड़ी लगभग 2/3 गिरफ्तारियों में किशोर शामिल थे। अध्ययन कट्टरपंथी सामग्री के संपर्क से लेकर सीधे हिंसक कार्रवाई तक के परिवर्तन को लेकर बेहद परेशान करने वाले तथ्य उजागर करता है, जबकि 2002 में शुरुआती संपर्क से लेकर हमले को अंजाम देने में औसतन 16 महीने लगते थे, 2015 तक यह अवधि 40% कम हो गई थी, यानी कि 16 महीनों से घटकर लगभग 10 महीने रह गई है। यह रिपोर्ट लोन वुल्फ हमलावरों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहती है कि अकेले हमलावर कई तरह के धार्मिक, राजनीतिक और साजिश से जुड़े विचारों को मिलाकर अपनी एक अलग सोच बना लेते हैं, जो आम तौर पर बनाए गए लेबलों पर फिट नहीं बैठती। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में अल-कायदा, तालिबान, ईसिस और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और भर्ती रणनीतियों का विश्लेषण किया गया। यह दिखाता है कि डिजिटल मीडिया क्रांति ने इन संगठनों के भर्ती और फैलाव के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के प्रसार ने आतंकवादी संगठनों के लिए चरमपंथी विचारधारा को तेजी से फैलाना और ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना आसान बना दिया है, जिन्हें भर्ती के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है। भारत में ऑनलाइन कट्टरपंथ देश की एकता और बहुलतावादी समाज के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। भारतीय संदर्भ में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति में अक्सर मुस्लिम युवाओं को लक्षित करके कट्टरपंथी बनाना शामिल होता है। भारत को लेकर अक्सर यह झूठा विमर्श फैलाया जाता है कि यहाँ की हिंदू बहुसंख्यकवादी सरकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय का लगातार शोषण होता है। वोक तंत्र द्वारा फैलाया गया यह जहरीला प्रोपेगेंडा भारतीय मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर और ज्यादा झुकाव वाला बना देता है। यह सोच उनके भीतर गुस्सा और असंतोष बढ़ाने का माहौल तैयार करती है, जिससे वे डिजिटल माध्यमों से फैलाए जा रहे कट्टरपंथी संदेशों के आसान शिकार बन जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आई जबरदस्त वृद्धि ने आतंकवादी समूहों को बड़ी संख्या में लोगों को कट्टरपंथी बनाने और उनकी भर्ती करने के लिए एक कुशल साधन प्रदान किया है। ये समूह समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाकर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित भारतीय मुस्लिम युवाओं की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी चरमपंथी सामग्री को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके कट्टरपंथ की प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जो चर्चा में हो, उकसाने वाला हो
या समाज को बांटने वाले भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा हो। राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक सद्भाव इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। नतीजतन ये विभाजनकारी सामग्री को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और कट्टरपंथी माहौल तैयार करते हैं। डिजिटल मीडिया और एआई कैसे चरमपंथ को बढ़ावा देते हैं। मीडिया को ऐसी अजीब और तनाव से भरी कहानियां पसंद आती हैं। अगर उनमें थोड़ा सनसनीखेज तड़का भी हो तो वो टीआरपी और वायरल कंटेंट के लिए परफेक्ट बन जाती हैं। बात तब और बढ़ जाती है जब खुद डिजिटल मीडिया ही उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सभी तत्व कुख्यात सीमा हैदर मामले में एक साथ आए। यह 30 वर्षीय विवाहित पाकिस्तानी महिला मई 2023 में नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में घुसी थी। इसका तथाकथित ध्येय अपने 22 वर्षीय प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने का था, जो उसके कहने के अनुसार उसे ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए से मिला था। यह औरत भारत में अपने अवैध प्रवेश के बाद से ही भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) की जांच के दायरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सचिन के अलावा पबजी के जरिए भारत में कई अन्य व्यक्तियों के संपर्क में भी थी। सीमा हैदर ने एक सार्वजनिक समारोह में सचिन मीना से शादी की और अभी भारत में ही रह रही है। हालांकि ऐसे बहुत से सबूत नजर आए हैं जिससे उसका पाकिस्तान की सेना और खुफिया सेवाओं के साथ संबंध झलकता है, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसकी कहानी को एक नाटकीय धारावाहिक में बदल कर रख दिया है और उसे भारत की बहू जैसा दर्जा दे दिया है। इसलिए उसे बहुत से लोगों से सहानुभूति मिल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हैदर, या शायद यह कहना ज्यादा उपयुक्त रहेगा कि उसके संचालकों ने उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक विवाहित हिंदू महिला के तौर तरीकों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके स्थिति का पूरा फायदा उठाया है। विशेषज्ञों के अनुसार सीमा को भारत में भेजने से पहले पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा नेपाल में प्रशिक्षित किया गया था। सीमा हैदर का किस्सा साफ दिखा रहा है कि आतंकवादी संगठन ऑनलाइन गेमिंग का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। चरमपंथियों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आईं, जब डिजिटल मीडिया के उपयोग में भारी बढ़ोतरी देखी गई। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी समूह अक्सर गेम्स के अंदर के माहौल, किरदार या कहानियों को अपने कट्टरपंथी विचारों के हिसाब से बदल देते हैं ताकि वे अपनी सोच को छिपे तरीके से फैला सकें। इसका एक बड़ा उदाहरण कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है, जिसे कथित रूप से इस्लामिक स्टेट ने अपने कट्टरपंथी विचारों को सामान्य दिखाने के लिए बदल दिया। रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि ऐसे वीडियो गेम्स को वर्चुअल ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां चरमपंथी हमलों की प्लानिंग और युद्ध रणनीति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात के भी सबूत मौजूद हैं कि इन-गेम मुद्रा प्रणालियों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा है। जिहादी प्रोपेगंडा को प्रचारित करने के लिए एआई का उपयोग भी आम होता जा रहा है। हाल के वर्षों में एआई की व्यापक उपलब्धता ने इस दुरुपयोग को काफी बढ़ावा दिया। आतंकवादी समूह अब सिर्फ ध्यान खींचने वाले प्रचार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबल नेटवर्क ऑन एक्सट्रीमिज्म एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास, अल-कायदा और ईसिस से जुड़े समूह जिहादी सोच को फैलाने के लिए संचालित तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में दी गई केस स्टडी से साफ होता है कि ये संगठन असली खबरों को तोड़मरोड़ कर पेश करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर झूठी सामग्री फैलाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में ऑडियो डीपफेक के उपयोग का भी वर्णन किया गया है, जहां स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स, रिक सांचेज जैसे जाने-माने किरदारों और प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर्स को युद्ध के नशीद गाते दिखाया जाता है। ये वो नारे हैं
जिनका इस्तेमाल लड़ाकों को इस्लामिक युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। जहां डार्क वेब और टेलीग्राम जैसे अनियंत्रित प्लेटफॉर्म्स पर जिहादी विचारधारा खुलेआम फैलाई जाती है, वहीं फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मुख्यधारा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अधिक सूक्ष्म तरीके से सॉफ्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्ट प्रोपेगेंडा अक्सर वोक इन्फ्लुएंसर्स के जरिए फैलता है, जो जानबूझकर या अनजाने में जिहादी नेटवर्क की भाषा बोलते हैं और इस्लामी चरमपंथ को छुपाने या सही ठहराने का काम करते हैं। युवाओं के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के सॉफ्ट नैरेटिव से जुड़ना कट्टरपंथी विचारधारा के संपर्क में आने का पहला कदम बन जाता है। निष्कर्ष: आतंकवादी संगठनों द्वारा और व्यापक वोक तंत्र के भीतर सक्रिय विभिन्न इकाइयों द्वारा जिहादी कथाओं को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग एक गंभीर खतरा पैदा करता है। एआई और डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके आतंकवादी संगठनों ने भर्ती और कट्टरपंथ फैलाने के काम में भौगोलिक सीमाओं को लगभग खत्म ही कर दिया है। आज की अत्यधिक जुड़ी हुई दुनिया में लगभग हर व्यक्ति जिहादी विचारधारा के लिए एक सॉफ्ट टारगेट यानी आसान शिकार बन सकता है। वोक तंत्र चुपचाप अलग अलग माध्यमों जैसे शिक्षा, मीडिया, थिंक टैंक, सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर के जरिए कट्टरपंथी सोच को फैलाने के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करता है। वैश्वीकरण के नाम पर फैले वोकिज्म ने दुनिया भर में एक जैसी सोच थोप दी है, जिससे लोगों की आंतरिक सुरक्षा को लेकर समझ कमजोर पड़ी है और वे जिहादी कट्टरपंथ के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं।